प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीट 2025 का जो आपका 27 और 28 फरवरी को पेपर होने वाला है, उसके लिए दोस्तों साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है। यहाँ से एज इट इज आपको प्रश्न एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं, तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, साथ साथ में आपको आंसर भी बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक इनमें से कौन सा है? संचार के साधन, अध्यापक, परिपक्वता और आयु, और चौथा ऑप्शन है समवयस्क समूह। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? इनमें से अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो बात करें राइट आंसर की, देखिए जो परिपक्वता और आयु है वो अधिगम का जो है व्यक्तित्व कारक है, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? केटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक इनमें से कौन थे, यही आप सभी से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर की बात करूं, देखिए इसके प्रतिपादक आपके केटल महोदय है, ठीक है ना। केटल वही है जिन्होंने देखिए बुद्धि को दो भागों में बांटा था, एक तो आपके तरल बुद्धि और एक आपके ठोस बुद्धि, ठीक है ना। ये दो प्रकारों में बांटा और इसके सिद्धांत को जो है तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान या तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? क्रेचनर, स्प्रेंजर, युंग या फिर फ्राइड? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का जो ये वर्गीकरण है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करें, ये जो तीनों है वो व्यक्तित्व के प्रकार में युंग के द्वारा प्रतिपादित किए गए। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? सुरक्षा, भूख, निद्रा या फिर प्यास? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। इनमें से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा नहीं है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए जन्मजात अभिप्रेरक की बात करूं, देखिए आपकी जो है सुरक्षा है वो आपके जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, बाकी तीनों आपके जन्मजात अभिप्रेरकों की श्रेणी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, निदेशात्मक, आदर्शवादी या फिर शिक्षाप्रद? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इनमें से शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार होना चाहिए, यही आप सभी से पूछा गया है। सभी को साथ साथ में आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना है कितने प्रश्न सही होते हैं। तो शिक्षक का बर्ताव देखिए आपके आदर्शवादी होना चाहिए, यानी शिक्षक को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत होना चाहिए विद्यार्थियों के सामने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसको माना जाता है? कोल्डवेल कुक को, सुकरात को, मॉन्टेसरी को या फिर फ्रोवेल को? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। प्रश्नोत्तर विधि का जनक इनमें से किसको माना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए प्रश्नोत्तर विधि का जो जनक है वो माना जाता है दोस्तों आपके सुकरात को। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है, यह कथन किसका है? गार्नर का, अरस्तु का, प्लेटो का या फिर रोस का? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके अरस्तु का है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्किनर, गिलफोर्ड, थर्स्टन या फिर मेरिल? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक इनमें से कौन है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करूं, गिलफोर्ड इसके प्रवर्तक है। इसे दोस्तों 3D थ्योरी या फिर 3 डायमेंशियल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 भागों में बांटा है। एक तो देखिए आपके संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उत्पादन। संक्रिया को कहते हैं दोस्तों ऑपरेशन, विषय वस्तु को कहते हैं कंटेंट और उत्पादन को कहते हैं प्रोडक्शन। इन 3 भागों में बांटा है और टोटल इसमें जो कारक है वो 180 माने जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए। अगला पूछा गया, कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? प्रबलन का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर इनमें से सभी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है कौन से नाम से जाना जाता है? तो कोहलर ने बिल्कुल दोस्तों अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर इनसाइड थ्योरी जिसे हम कहते हैं सूझ और बूझ का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बंदर के ऊपर इन्होंने प्रयोग किए थे, ठीक है ना। बंदर को पिंजरे में बंद करके जो केले वगैरह जो है लेने की जो ट्रिक जो सूझ आई थी उसमें यही सिद्धांत आपके कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए पूछा गया, आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? 45 घंटे, 48 घंटे, 42 घंटे या फिर 40 घंटे? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए आरटीए 2009 की बात करूं, आरटीए 2009 की बात करूं, इसमें देखिए 7 अध्याय है।
7 अध्याय है और 38 प्लस 1 यानी कि 39 टोटल धाराएं। 38 प्लस 1 आप याद रखना है, टोटल इसमें 39 धाराएं मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु जो प्रति सप्ताह कार्य घंटे वो 45 घंटे माने गए हैं। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? आईबीटी, सीएटी, टीएटी या फिर प्रश्नावली? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है इनमें से कौन सी है? तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए आईबीटी, सीएटी और टीएटी ये आपके प्रक्षेपी विधियों की श्रेणी में आते हैं। आईबीटी की बात करूं इंक ब्लॉट टेस्ट, ये हरमन रोसरा द्वारा प्रतिपादित है। सीएटी की बात करूं ये दोस्तों आपके जो है चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, ये आपके देखिए आपके बेलाक द्वारा निर्मित है। टीएटी की बात करूं थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये मुर्रे और मार्गन द्वारा निर्मित है। प्रश्नावली विधि इनमें से व्यक्तिनिष्ठ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मेस्लो ने सर्वोच्च आवश्यकता किसे माना है? आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि, सुरक्षा या फिर स्नेह और संबंधन? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? देखिए मेस्लो ने 5 आवश्यकताओं को बताया जिसमें से सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है? देखिए पहली की बात करूं, पहली आपकी दैहिक आवश्यकता या जिसे शारीरिक या जैविक आवश्यकता भी कहते हैं। दूसरी है देखिए आपके सुरक्षा की अवस्था, ये दूसरी अवस्था है। तीसरा आपके संबंध की आवश्यकता है। चौथे की बात करूं, चौथी आत्मसम्मान की, और पांचवी है आपके दोस्तों आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जिसे दोस्तों मेस्लो ने सर्वोच्च आवश्यकता कहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सुविधादाता या फिर सत्तावादी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका मानी जाती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका देखिए सुविधा प्रदाता, सुविधादाता या सुविधा प्रदाता और उत्प्रेरक की मानी जाती है, ठीक है ना। उत्प्रेरक भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार है? मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य या असत्य, लघुतरात्मक या फिर निबंधात्मक? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया लेवल के प्रश्न, तो साइकोलॉजी की दूसरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने एक क्लास अपलोड कर दी है, चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। अगर नहीं देखी है तो उस मॉडल पेपर को अच्छे से सोल्व आपको करना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार इनमें से सत्य या असत्य हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी? 1880, 1878, 1879 या फिर 1892? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुई थी? तो ये आपके 1879 में स्थापित हुई थी। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पूछा गया शेष व अवस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और नैतिकता का होना? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो शेषवावस्था की बात करूं, देखिए सबसे ज्यादा जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो शेषवावस्था में होता है। उसके बाद बाल्यावस्था में ये विकास कम हो जाता है और किशोरावस्था में वापस शुरू हो जाता है। तो इनमें से देखिए शारीरिक विकास तीव्रता ये तो विशेषता है, मानसिक विकास भी है, दूसरों पर निर्भरता ये भी शेषवावस्था की विशेषता है, लेकिन नैतिकता का होना ये आपके इसकी विशेषता नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया अभिप्रेरणा वर्णित होती है भावात्मक जागृति द्वारा, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न तो रीट के अंदर पूछा गया है और आपकी बार भी पूरी तरह से संभावना है इसकी पूछे जाने की, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो अभिप्रेरणा किसके द्वारा वर्णित होती है? तो ये आपके भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होते हैं। याद रखिए दोस्तों दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं होने वाले, पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा भावात्मक जागृति द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? क्रियात्मक, आध्यात्मिक, भावात्मक या फिर संज्ञानात्मक? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन सा इनमें से अधिगम का दोस्तों क्षेत्र नहीं है? यही आप सभी से पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए आध्यात्मिक आपके जो है अधिगम का क्षेत्र नहीं है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया अंतर्मुखी बालक होता है एकांत में विश्वास रखने वाला, स्वयं को यथार्थ के अनुकूल डालने वाला, सभी के साथ मिलकर चलने वाला या फिर समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए कि अंतर्मुखी बालक की विशेषता इनमें से कौन सी है। तो अंतर्मुखी बालक जो होता है दोस्तों एकांत में विश्वास रखने वाला होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम बीने साइमन मापनी का निर्माण कब किया गया? 1905, 1915, 1910 या फिर 1920? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीने साइमन मापनी का निर्माण जो कि प्रथम बुद्धि परीक्षण है, इसका निर्माण 1905 में अल्फ्रेड बीने के द्वारा कराया गया था। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 4, 5, 6 या फिर 8? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करूं, देखिए जीन पियाजे ने भी दिया है और आपके कोहलबर्ग ने भी दिया है। कोहलबर्ग की बात करूं, इन्होंने नैतिक विकास की कुल 6 अवस्था बताई है,
जिसमें से पूर्व परंपरागत स्तर और पश्चिम परंपरागत स्तर, ये 3 भागों में बांटा है और प्रत्येक में 2-2 अवस्थाएं उप अवस्थाएं भी बांटी गई, तो टोटल 6 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार आना क्या है? CR, UCS, CS या फिर UCR? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए भोजन की बात करूं, ये देखिए आपके कौन सा है? यूसीएस है, यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है। जबकि घंटी की बात करूं वो सीएस होगा, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस। और जब अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति लार आती है तो उसे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स कहते हैं, यानी कि यूसीआर कहते हैं। जबकि घंटी के प्रति अगर लार आती है तो वो आपके देखिए कंडीशनल रेस्पॉन्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भोजन के प्रति लार आ रही है तो यूसीआर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला पूछा गया सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? स्किनर का, क्रॉनबेक का, मर्फी का या फिर गेट्स का? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और क्लास को जरूर से लाइक कर देना। डेली मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया स्किनर महोदय का यह कथन है, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य साधन या फिर उनमें में से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट है दोस्तों कौन सी सामग्री के अंतर्गत आता है? तो श्यामपट्ट की बात करूं आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये आपके दृश्य साधन के अंतर्गत आता है, जिसमें केवल देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के साइकोलॉजी के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यहां पर आपसे पूछा गया अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को, विलियम जेम्स को, विलियम वुंड को या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। और 25 में से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ईमानदारी से आपको बताना है। तो अमेरिकी मनोविज्ञान का जो जनक है दोस्तों विलियम जेम्स को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे रीट 2025 की फरवरी एंडिंग में होने वाली रीट लेवल 1 और लेवल 2 की परीक्षा के लिए साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली क्लासेज आपको एग्जाम से पहले मिलने वाली है, इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।